हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इस सीरीज में 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब आगे की कुछ क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आजकल वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही है, इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि मैंने आपको लगभग सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, तो 95% लगभग आपका सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। यदि आपने इतना भी कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि मैं आजकल मॉक बनाने में बिजी हूँ, मैं आपके लिए मॉक बना रहा हूँ, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सारा टाइम मॉक बनाने में चला जा रहा है, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का कि यदि p की वैल्यू दिया हुआ है हमें, ये p की वैल्यू है 0.09 बार और हमसे इस इक्वेशन की वैल्यू पूछा गया है। ठीक, हमें p की वैल्यू क्या दिया गया है 0.09 बार। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो ये रिकर्सिव नंबर है, रिकर्सिव नंबर यानी कि जो पुनरावृत्ति करता है, इसको हम कैसे लिखते हैं 0.0, जिसके ऊपर बार होता है वो रिपीट होता रहता है, यानी 9999 डैश डैश डैश, इसको बोलते हैं रिकर्सिव नंबर। तो रिकर्सिव नंबर को आपको भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.09 बार, इसको जब हम भिन्न में बदलते तो कैसे बदलते देखिए। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ पॉइंट के इधर जो भी है उसको हम ऊपर लिख देंगे, यानी 0.9। फिर इसमें जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको इससे माइनस कर देंगे। तो बार किस पे नहीं लगा हुआ है, जीरो के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो जीरो इसमें से माइनस कर देंगे। फिर अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगाए उतने 0 लिखेंगे, वो भी इससे पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इधर नहीं देखना है आपको। तो ये आ जाएगा आपका 9/90। एक दो एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.813 बार, इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उसको हम तो एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। अपॉन उसमें से माइनस करेंगे जितनों पे बार नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसपे बार नहीं है। ओके, तो इसमें माइनस कुछ नहीं करेंगे। फिर अपॉन में क्या लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतना हम 9 लिखेंगे। तो तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 आ जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार जैसे 0.69 बार ये लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 69 आ जाएगा एज इट इज और 99 आ जाएगा, यानी क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। अब दिक्कत कहां पे आती है, जैसे कि ये 0.517 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पहले तो पूरी संख्या लिख देना है आपको, यानी कि 517 माइनस उन संख्या को करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो माइनस ये जो संख्या है ये टोटल, इसको माइनस कर देंगे इसमें, -51 अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। इन दोनों के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0। ठीक है, तो जो भी इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा। फिर एक और देखिए, जैसे कि 0.687 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या लिख देंगे 687 माइनस कौन सी करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 6 को माइनस करेंगे, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9, यानी दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतना 0। ओके, इसको सॉल्व करोगे आप 681/990। इस टाइप से इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं रिकर्सिव फंक्शन को। ओके, समझ में आ गया। अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए p की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.09 के ऊपर बार, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे होगा 9/90 ये होगा, यानी हम बोल सकते हैं 1/10 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या है 1/10, इस इक्वेशन में हम p की जगह पे 1/10 रख सकते हैं, यानी कि 70p² प्लस 43p-5 ये है। p की जगह 1/10 रखते हैं, तो 1/10 रखेंगे, p² करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, प्लस 43 इंटू 1/10 -5। एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे 10 बचा है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम 10 को एलसीएम ले लेते हैं। 10 को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा 7 प्लस 43, और यहाँ पे 10 की इंटू हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 50। तो 7 और 43 कितने हो गए 50, 50 में से 50 गया 0, यानी 0/10 और 0/ समथिंग इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में रिकर्सिव फंक्शन समझाना था बस। ओके, समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन was 50. Later on it was found that 2 observation were misread as 82 and 6 instead of 182 and 56. What is the value of correct mean?
10 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 था। बाद में पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 182 और 56 को गलती से 82 और 6 पढ़ लिया, तो संशोधित माध्य का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एचएससी में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आप 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं बता देता हूं आपको कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। देखिए, सबसे पहले जो माध्य था वो कितना था, 50 था, जब उसने गलत पढ़ लिया था। ओके, गलत किसको पढ़ा था, 182 को कितना पढ़ा था, 82 पढ़ा था सिर्फ, और 56 को कितना पढ़ा था, तो 6 पढ़ा था। अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं जो सही वाला डेटा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 और ये कितना आ जाएगा 2 238, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 88। 238 उसका सम होना चाहिए था, लेकिन गलत पढ़ने की वजह से इसका सम कितना आया, 88 आया। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, डिफरेंस निकालते हैं इसमें से, 88 को घटा देते हैं तो 0, और ये 23 में से 8 गया, कितना बचेगा 15, तो 150, लगभग 150 कम पढ़ लिया है। यानी जो एक्चुअल माध्य होगा उसमें हमें 150 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तभी उसमें सही जो माध्य है वो आएगा। अब 150 कम पढ़ लिया था, और कितने टोटल प्रेक्षण 100 है, तो इसका माध्य निकालेंगे सिर्फ इतने का, जितना डिफरेंस आ रहा है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.5, यानी 1.5 और उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले कितना था 50, अब इसमें 1.5 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 51.5, और यही हमारा जो संशोधित माध्य या फिर बोल सकते हैं जो करेक्ट मीन है वो यही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे करेंगे कि 100 प्रेक्षण था, उनका माध्य कितना था 50, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, 5000 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें से डिफरेंस घटा देंगे और उसके बाद फिर 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास करेक्ट मीन वैसे भी आ जाएगा। लेकिन आपको ये वाला अप्रोच अपनाना है, ठीक है, इससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। ओके, समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ये एंड ये हैव कॉमन रूट। दो इक्वेशन दिए गए हमें, एक ये है और एक ये। इन दोनों में बोला गया है कि इनका जो रूट है, मूल है, वो उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो p प्लस क्यू का वैल्यू बताओ। ओके, दो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का उभयनिष्ठ रूट है, उभयनिष्ठ कॉमन रूट है इसका, यानी अगर मैं मानता हूं इनका जो कॉमन रूट है वो अल्फा है। अगर अल्फा है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। रूट का मतलब यही हुआ कि अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें रखूंगा तो ये इज इक्वल टू 0 देना चाहिए। तो यही करते हैं, दोनों इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू रखते हैं, पहले इसमें रखते हैं तो ये आ जाएगा, एक्स की जगह अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इसमें रखेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को घटाते तो देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा। ओके, ये आएगा p अल्फा माइनस क्यू अल्फा प्लस क्यू माइनस p इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। तो आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर इन दोनों में क्या अल्फा कॉमन है, अल्फा को कॉमन ले लेता हूं इसमें, तो अल्फा कॉमन लिया तो p माइनस क्यू इधर बचा प्लस q माइनस p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा, साइन इसके पलट जाएंगे, यानी अल्फा माइनस p माइनस क्यू, ये ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं इस पूरे इक्वेशन में, तो आ जाएगा p माइनस क्यू, और ये क्या बचेगा अल्फा माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक बार इसको 0 रख देते हैं इक्वल टू, और एक बार इसको 0 रख देते हैं इक्वल टू। तो जब इसको p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो p बराबर q आएगा, p बराबर q आएगा। और क्वेश्चन में बोला गया था कि p बराबर नहीं है q के, क्वेश्चन में बोल दिया है पहले, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं है। अब दूसरा वाला बचा, यही होगा हमारा आंसर, यानी अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन उसने अल्फा की वैल्यू नहीं पूछा, उसने p प्लस क्यू की वैल्यू पूछी है। तो बस ये जो इक्वेशन बनाया था हमने, यहाँ पे रख देते हैं अल्फा, किसी में भी रख देते हैं, आ जाएगा। देखिए पहले वाले इक्वेशन में मैं अल्फा की जगह 1 रखता हूँ, यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यानी आया 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमें p प्लस क्यू चाहिए, एक को उधर भेज देते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ओके, समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज 105 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड AD BE एंड CF आर इन द रेशियो इतना। तो हमें उस त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो बताना है।
ओके, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी भुजा मान लेते हैं, इसकी भुजा ये ए है, ये बी है और ये सी है, भुजा है ये। अब यहाँ ए से इस पे एल्टीट्यूड डालते हैं, ये H1 हो गया, बी से ऐसे एल्टीट्यूड डालते हैं यहाँ पे, ये H2 हो गया, और सी से इसके ऊपर एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये आ जाएगा H3। ठीक, ये आ गया। तो एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, ये दे रखा है, जो ऊंचाई है उसका रेशियो दिया हुआ है, शीर्षलंब की ऊंचाई, हमें भुजाओं का रेशियो बताना है। तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब आपको क्वेश्चन में शीर्षलंब का अनुपात दिया हो और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछा गया हो, तो इसको कैसे करेंगे, आपको जो ये शीर्षलंब का अनुपात दिया है इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा यानी कि ये 3 लिखा तो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 30, 30 एलसीएम आ गया, 3 से कितनी बार में कटेगा ये 10 बार में, तो 10, 5 से कितनी बार में कटेगा ये 6, 6 बार में 6 आ गया, और 6 से कितनी बार में कटेगा ये 5 बार में। तो ये जो रेशियो आया यही आपके भुजाओं का रेशियो होता है, और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, तो ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है, एल्टीट्यूड का रेशियो दिया गया है, शीर्षलंब का रेशियो दिया गया है, और आपसे भुजाओं का रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शीर्षलंब के रेशियो को उल्टा कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, वही हमारे पास आ जाएगा भुजाओं का रेशियो। अब ये होता कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये त्रिभुज हमने यहाँ पे बनाया, त्रिभुज में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं। तो अब देखिए इसमें निकालता हूं मैं, ये जैसे ये बेस हो गया, बेस कितना हो गया 1/2, बेस है बी, अगर मैं यहां से ले रहा हूं ये हो गया बी बेस हो गया, ऊंचाई कितना हो गया H1 ऊंचाई हो गया। ठीक, अब ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लेकिन यहां से भी तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, इस साइड से भी, इस साइड से भी क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, और इस साइड से भी क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, यानी आधार गुना ऊंचाई। और क्षेत्रफल तीनों कंडीशन में क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज तो वही सेम ही है, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ इधर से अगर मैं निकालू तो 1/2 C इंटू H2, ओके, इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H3। ये आएगा 1/2 से 1/2 ये सारे कट जाएंगे। ओके, अब कितना आया B इंटू H1 इज इक्वल टू C इंटू H2, ये A होगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू A इंटू H3, ये आया। अब क्वेश्चन में एल्टीट्यूड का रेशियो दिया गया है, यानी कि B इंटू H1 कितना है 3 इज इक्वल टू C इंटू H2 कितना है 5 इज इक्वल टू A इंटू ये कितना है 6, ये हो गया। और अब मैंने आपको बताया है कि रेशियो निकालना और इक्वल टू का साइन लगा हो तो कैसे निकालते हैं, जो इनके साथ जो वैल्यू है इनका एलसीएम निकालते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं, जितनी बार में वो कट रहा हो वही आंसर आ जाता है। यानी अब इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो वही कितना आएगा 30 आएगा, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा 10 बार में, 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 6 बार में, और 6 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा तो 5 बार में, तो वही आपके पास वही आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भुजाएं हो सकता है ये मैंने गलत सीक्वेंस में ले गया, लेकिन जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ओके, तो आप चाहे इस टाइप से करें, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, या आप बेसिक से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर है, उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का परिमाण क्या है। तो चाप निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ पहले, चाप कैसे निकालते हैं, चाप इज इक्वल टू त्रिज्या गुना कोण होता है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ये होता है। अगर चाप को मैं एस लेता हूं, त्रिज्या को आर लेता हूं और कोण को थीटा लेता हूं, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, त्रिज्या निकालने चाप निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो जो हमें दिया हुआ वो रख देते हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4, और चाप की लंबाई कितनी है पाई, तो चाप कितना है पाई इज इक्वल टू त्रिज्या कितना है 4, और एंगल पूछा गया है थीटा पूछा गया है। ओके, थीटा यहां से निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन, ये किस में आ गया रेडियन में, ये रेडियन में आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, पाई बाय 4 रेडियन। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान था। अब इसके आगे भी एक स्टेप करना होता है, उसमें क्या होता है, जो ऑप्शन होता है वो डिग्री में होता है, रेडियन में ना हो डिग्री में होता है, फिर वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे करते हैं, रेडियन को डिग्री में, हमें पता है पाई रेडियन, रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है, यानी हम बोल सकते हैं एक रेडियन कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा। अब जितने भी रेडियन है उससे इधर इंटू कर देंगे तो उतना हमारा डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है चाप का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 150 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये पहले अगर मैंने आपको नहीं बताया तो आपको नोट कर लेना कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में, कि जब आपको समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल पूछे और आपके पास दो आसन्न भुजाएं जो दो एडजेसेंट साइड है वो दिए हो और उनके जो बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है वो दिया हो, तो कैसे निकालते हैं इसका क्षेत्रफल? एरिया निकालते हैं ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये मैंने आपको शायद बताया हुआ पहले भी। ओके, तो ए और बी क्या होता है? यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स होते हैं, आसन्न भुजाएं होती हैं, और साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होता है? उन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा होता है वो होता है। ओके, तो रख देते हैं यहाँ पे ए कितना है 10, बी कितना है 8 इंटू साइन 150 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो गया 80 इंटू साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब 80 इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चार क्वाड्रेंट होते हैं, पहला वाला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट सब पॉजिटिव होते हैं इस वाले में। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। देखिए, जैसे ये 0 डिग्री है, ये क्या होता है? 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर ये होता है 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और ये 360 फिर से यहाँ से घूम के आ जाता है। तो जो ये वाला एक्सिस है 270 और 90 डिग्री, सिर्फ इसमें चेंज होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। और जो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला एक्सिस, इसमें चेंज नहीं होता है। जैसे अगर हम बोले साइन 180 माइनस थीटा करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन ही आएगा, चेंज ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके आगे का साइन डिपेंड करता है इस पे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइन क्या आएगा। तो पहले वाले में अगर है तो सारे पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक होता है, तीसरे वाले में टेन कॉट होता है, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक होता है। ओके, अब देखिए, जैसे यहाँ पे अभी हमने किया साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या साइन 180, ये है 180, 180 माइनस जब करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यानी दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और 180 पे मैंने आपको अभी बताया कि चेंज नहीं होता, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा रहेगा। अब साइन इसके आगे क्या आएगा, मतलब चिन्ह क्या आएगा इसके आगे? तो इस दूसरे वाले क्वाड्रेंट में हमने देखा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और ये साइन ही है इसलिए ये पॉजिटिव है। ओके, तो जब हम साइन 180 माइनस थीटा करेंगे, यानी साइन 180 माइनस 30 करेंगे तो आएगा साइन 30। आगे सॉल्व करेंगे, 80 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी के कोण ए और सी द्विभाजकों बाइसेक्टर से बने कोण का माप 130 है, कोण बी का माप क्या होगा? ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। ए का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की बात चल रही है, ए का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर, सी का एंगल बाइसेक्टर, जहां पे मिल रहे हैं ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 130 है, हमसे ये पूछा गया है बी। ठीक, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ये वाले एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस बी बाई टू। 90 प्लस बी बाई टू कब होता है? जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। इंटरनल यानी जो आंतरिक कोण, अगर हम उसको बाइसेक्ट करते हैं, ये अंदर के कोण है त्रिभुज के, अगर इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। और अगर ये एक्सटीरियर बाइसेक्ट करे, अगर ये त्रिभुज के बाह्य कोण को बाइसेक्ट करे, तब यहाँ पे पूरा फॉर्मूला तो सेम रहता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, बी बाई टू हो जाता है। ओके, ये दो फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होना चाहिए, नोट कर लेना आपको कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस बी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां पे मिलते हैं उस एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है, इस वाले एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये एंगल क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, कितना? 130 है, इज इक्वल टू 90 प्लस बी हमसे पूछा गया है, बी को हम ऐसे रख देते हैं, 90 को इधर भेजेंगे कितना आएगा? 40 इज इक्वल टू बी बाई टू।
और b की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर चल जाएगा, इंटू हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो इसमें हमसे b पूछ लिया गया है। कई बार ये वाला एंगल पूछता है, और ये वाला एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, चाहे वो b पूछे या फिर ये एंगल पूछे, बाइसेक्टर वाला एंगल पूछे, आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और ये याद रखना है, जब इंटरनल एंगल बाइसेक्ट हो रहा हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, और जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट हो रहा हो तो यहाँ पे नेगेटिव आता है। ठीक, समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का बाइसेक्टर बीसी को डी पर काटता है यदि AB प्लस AC 10 है तथा BD रेशियो DC इज इक्वल टू 3:1 है, तो AC की लंबाई क्या है। ड्रॉ कर लेते हैं जो बोला गया है। ABC, ABC एक त्रिभुज है, A का बाइसेक्टर BC को D पर काटता है, ठीक है, और AB प्लस AC दिया हुआ है, कितना है 10, और ये रेशियो दिया है हमें BD कहाँ है ये, और DC क्या है ये, यानी ये 3:1 इसका रेशियो दिया गया है। ठीक, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है A का। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जिस एंगल का हम बाइसेक्ट कर रहे हैं उसकी आसन्न भुजाएं कौन कौन सी, ये दोनों भुजाएं, यानी जिन भुजाओं से मिलकर वो एंगल बन रहा है जिसका हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसकी आसन्न भुजाएं सामने वाली भुजा पे, जहां पे ये एंगल बाइसेक्टर टच हो रहा है, उस भुजा को समान अनुपात में बांटता है। समान अनुपात में बांटने का मतलब क्या हो गया, ये आसन्न भुजा हो गई, ये एंगल बाइसेक्टर ये A है, इसकी आसन्न भुजा क्या है AB, और क्या है AC। तो AB रेशियो AC बराबर होगा BD रेशियो DC के। ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ गया। ये एंगल बाइसेक्टर इसका हो रहा है, इस वाले एंगल का हो रहा है, तो इसकी आसन्न भुजाएं कौन सी होगी, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। इन दोनों का रेशियो जो सामने वाली भुजाएं है उसको समान रेशियो में बांटता है। ठीक, तो ये एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे हम यहाँ पे, यानी AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, ये होगा। और BD अपॉन DC दिया हुआ है, इसका रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। ठीक है, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू 3:1 दिया हुआ है। और एक चीज और दिया हुआ है कि AB प्लस AC 10 है, यानी इन दोनों का सम कितना है 10, ये रेशियो है, इन दोनों रेशियो का सम कितना है 4, और ये 4 रेशियो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, क्योंकि इनका सम कितना है 10। यानी हम कह सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर है 10, तो एक रेशियो बराबर होगा 10/4। ओके, एक रेशियो कितना आया 10/4, और हमसे पूछा क्या गया है AC कितना रेशियो है, तो एक ही रेशियो है, इसी का मान बताना है। तो एक रेशियो का मान कितना है 10/4, या फिर हम बोल सकते हैं 5/2, या फिर 2.5 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रहा था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो इस वाले टेबल पे बेस्ड है, सारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, इस वाले टेबल पे बेस्ड है। तो आप देख लीजिए पहले, इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें F निकालना है, हमें F निकालना है। अगले वाले क्वेश्चन में हमें माध्यिका निकालना है, यानी मीडियन निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बहुलक यानी कि मॉड निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसका बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस में होगा, बार ग्राफ में होगा, हिस्टोग्राम में होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होगा, या पाई चार्ट में होगा, किस में होगा। और फिर मीन पूछा गया है हमसे एक क्वेश्चन। ठीक, तो मैं आपको करवा देता हूं एक एक करके पांचों। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हमसे F पूछा गया है। F कैसे निकलेगा, इन सबको सम कर देंगे हम, और इसका सम बराबर होगा किसके, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि कितना दे रखा है हमें 205 दे रखा है। यानी हम बोल सकते हैं कि F प्लस 2 प्लस F-3 प्लस F+6 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 205 के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही ऑब्जर्वेशन दिया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 4F, और यहाँ कितना -1 प्लस 5 आएगा। ठीक, इज इक्वल टू 205, 4F इज इक्वल टू 200, तो F बराबर कितना आ गया 50। F की वैल्यू कितनी आ गई 50, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मीडियन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इंटरवल वाले क्वेश्चन किए होंगे जहां पे क्लास इंटरवल दिया गया होता है। यहाँ पे आपको इंटरवल नहीं दिया गया है। इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। F की वैल्यू हमें पता चल गया, तो यहाँ F की जगह 50 रख देंगे। 50 प्लस 2 52, यहाँ पे कितना आ जाएगा 47, और ये कितना आ गया 56। ये आ गई फ्रीक्वेंसी हमारी। ठीक,
मीडियन निकालते हैं हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, 50, फिर अगले वाले को इसमें सम कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 102, फिर अगले वाले को इसमें सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 1, फिर इसमें इसको सम करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 205। ठीक, ये आ गई संचयी बारंबारता। अब हमें माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है, और अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, जब हमारे पास डेटा इंटरवल में ना हो तो हम माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डेटा को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कितने डेटा है हमारे पे, अगर डेटाओं की संख्या इवन होती है, सम होती है, तो हम n/2 करते हैं, यानी कि बीच वाला नंबर निकालते हैं हम, जो बीच में पड़ रहा होता है वही माध्यिका होती है। तो सम होता है तो हम क्या करते हैं n+1/2 करते हैं, यानी जैसे कि 6 है डेटा टोटल, तो इसका बीच वाला निकालना है तो हम क्या करते हैं 6 + 1/2 कर देते हैं, यानी 7/2 कर देते हैं, यानी 3.5 आ जाता है, जो कि बीच वाला होता है। जब सम होता है तो हम 1 जोड़ के इसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर ऑड होता है तो हम क्या करते हैं n/2 कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 205। 205 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, यानी क्या करेंगे हम n/2 करेंगे, तो 205/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 102.5 आ जाएगा। अब संचयी बारंबारता में देखते हैं कि 102.5 कहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ 50 पे तो पड़ नहीं रहा है, 50 ये वाला नहीं होगा, फिर 102 में आ रहा है, तो 102 में नहीं आ रहा है क्योंकि 102.5 है, तो इसके आगे वाले में आ रहा है, इसके आगे वाले में यानी इस वाले में आ रहा है, इस वाले ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप में जो x की वैल्यू है वही हमारा मीडियन होगा। इसमें x की वैल्यू क्या है 6 है, तो यही हमारा मीडियन होगा। इसमें मीडियन कितना आ गया 6 आ गया मीडियन। ऑप्शन नंबर सी 6 हमारा मीडियन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मॉड निकालना है, तो मॉड तो काफी आसान है, जो सबसे अधिक बार आया हो वही मॉड होता है। तो पहले तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये कितना है 50, 52, 47 और 56। सबसे ज्यादा बार क्या है इसमें 56 है, तो 56 के साथ कौन सा डाटा है, तो 7 है, 7 क्या हो गया हमारा मॉड हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है कि बारंबारता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आलेखी ग्राफ निरूपण कौन सा है, बेस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, बार डायग्राम होगा, हिस्टोग्राम होगा, फ्रीक्वेंसी डायग्राम होगा या पाई चार्ट होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए, बार डायग्राम का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास जो डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा हो, यानी पृथक मूल्य हो, जैसे कि 2 हो, फिर 4 हो, फिर 1 हो, फिर 8 10। जैसे आपने देखा वो जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट में जो 20 ओवर का मैच होता है, तो उसमें जो ये बार बनाते हैं रनों का, बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर ओवर में कोई निश्चित नहीं रहता, किसी ओवर में 5 रन आते हैं, किसी में 10 रन आते हैं, किसी में 1 रन आते हैं, किसी में ऊंचा बार होता है, किसी में छोटा बार होता है, फिर ऊंचा, इस प्रकार से बार ग्राफ बनाते हैं उसमें। तो बार ग्राफ कहाँ पे यूजफुल होता है, जहां पे डेटा क्या हो डिस्क्रीट हो, यानी पृथक हो। हिस्टोग्राम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे डेटा कंटिन्यूअस हो और क्लास इंटरवल में हो, क्लास इंटरवल में हो, यानी कि 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, इस प्रकार से जब डेटा दिया हो तब हम वहां पे हिस्टोग्राम यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें भी हम कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और पाई चार्ट में तो हम पोर्शन को करते हैं ना, जैसे कि 100% होता है पूरा पाई चार्ट, फिर इसमें जो भी जितना भी है, जैसे इस प्रकार से है, ये जैसे 30% हो गया, ये 40% हो गया, ये 30% हो गया। तो इस प्रकार से जो पोर्शन के रूप में हम निरूपित करते हैं वो किस में करते हैं, पाई चार्ट में करते हैं। अब देखिए हमारे पास डेटा किस टाइप का, तो 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये क्या है, एक प्रकार का, ये कंटिन्यूअस तो बोल नहीं सकते क्योंकि 3 के बाद 4 आता तो हम बोल सकते थे कंटिन्यूअस। ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है, पृथक डेटा है। तो पृथक डेटा के लिए हम किस प्रकार का आरेख यूज करते हैं, तो बार डायग्राम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, बार डायग्राम इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें हमें क्या बताना है, माध्य बताना है, ठीक, मीन बताना है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम, समीशन fi इंटू xi अपॉन समीशन fi, इससे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी 50, 52, 47 और ये 56। ठीक, तो fi इंटू xi निकाल लेते हैं सबसे पहले। fi इंटू xi यानी इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, इन दोनों को इंटू करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 260, फिर इसको इंटू करेंगे ये आ जाएगा आपका 282, फिर इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 392, ये आ जाएगा। फिर इन सबको सम करेंगे यानी समीशन fi इंटू xi, ये कितना आ जाएगा 1084 आ जाएगा। और समीशन fi कितना है, ये 205 कितना है हमारा समीशन fi है। तो बस इस वाले फॉर्मूले रख देते हैं, समीशन fi xi कितना है 1084 और समीशन fi कितना है 205। बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप काटोगे तो आएगा
5.29 5.29 बार में ये कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।